हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लासेस। बेटा मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ आपका 9th क्लास का हिस्ट्री का 3rd नंबर वाला चैप्टर, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइजिंग ऑफ हिटलर। ठीक है, इस चैप्टर में हम हिटलर के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उसका बचपन कैसे था, ठीक है, और उसने जवानी में क्या क्या काम किए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे विद स्पेशल नोट्स। ये जो चैप्टर है आपका रीडर में बड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझ ही नहीं आता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली नाजिज्म क्या है और हिटलर को कैसे राइज हुआ, मतलब हिटलर की पावर कैसे बढ़ी। ठीक है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम विद स्पेशल नोट्स से। ठीक है, इस नोट्स के बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम से जाने से पहले ये वीडियो देख लेते हो और ये नोट्स रिवाइज कर लोगे तो आपका 100% यहाँ से सारे डाउट और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम रीड क्या करने वाले हैं भाई। ठीक है, इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन जिसमें है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाजिज्म के ऊपर। नाजिज्म क्या है और हिटलर का रोज कैसे हुआ, मतलब उसको पावर कैसे मिली। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जहाँ वैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ नाजिज्म, नाजिज्म क्या है, हु इज़ हिटलर, हिटलर क्या है। ठीक है, वाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस, कि हम इस चीज़ों को स्टडी क्यों करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों को ये चैप्टर घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा जो है आपको दिया गया है रीडर में। ठीक है, रीडर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका फुल का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मोदी जी की पार्टी का नाम है बीजेपी, वैसे ही हिटलर की पार्टी का नाम क्या था, नाजी। ठीक है, याद रखना है। अभी बता देता हूँ फैक्ट, हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी और हिटलर की पार्टी की सोच को बोलते हैं नाजिज्म। ठीक है, उसकी पार्टी का नाम है नाजी और इज़म का मतलब होता है सोच, तो दो वर्ड से मिलके बना नाजिज्म। तो हिटलर जिस पार्टी में संबंध रखता था, जिस पार्टी का लीडर था, उस पार्टी का क्या नाम था, नाजिज्म। ठीक है, ये तो थी नाजिज्म का कॉन्सेप्ट छोटा सा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट, इस चैप्टर में कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट है वेमर रिपब्लिक। तो वेमर रिपब्लिक क्या है, बार बार आपकी रीडर में वेमर रिपब्लिक का जिक्र है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ। इस चैप्टर में कौन कौन से ग्रुप्स के बीच में राजनीति लड़ाइयाँ थी, जैसे अभी बात करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अगर लड़ाई हो तो उसको क्या बोला जाएगा, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एक तो ये डिस्कस करेंगे और दूसरा उस समय इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, पैसे, डिप्रेशन मतलब उस समय जैसे कोरोना के टाइम में जो सिचुएशन हुई थी, लोग डिप्रेशन में आ गए थे। ठीक है, वैसे ही उस समय पैसे की कमी हो गई थी। कैसे कमी हुई थी, क्योंकि इस चैप्टर में एक तो हिटलर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे और एक करेंगे हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर लड़ाइयाँ चलेंगी तो क्या होएगा, पैसों की कमी होएगी तो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाएंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद देखेंगे इस चैप्टर में क्या, राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का राइज कैसे हुआ। ठीक है, स्प्रेड ऑफ नाजिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड इशू ये सारा डिस्कस करेंगे। हाउ, वाई, कैसे और व्हाट। ठीक है, क्या हुआ, मतलब हिटलर की जो नाजिज्म पार्टी थी या हिटलर की सोच थी वो कैसे उसका बढ़ावा मिला। ठीक है, किस प्रकार लोगों के ऊपर उन्होंने इफ़ेक्ट डाला। तो बेसिकली हिटलर जो शब्द है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अगर कोई सख्त स्वभाव का है। ठीक है, अगर किसी मान लो आप निक नेम रख देते हो टीचर का, ये हिटलर टीचर है, मतलब वो मारता बड़ा ज़्यादा है। ठीक है, या डांटता बड़ा ज़्यादा है। तो हिटलर को हम जानते हैं जो बड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, मतलब उसके अगर राज में कोई गलती करता था तो उसको क्या करता था, वो मरवा देता था या उसके ऊपर बड़े अत्याचार करता था। ठीक है, तो नाजिज्म जो पार्टी है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, हिटलर से जो भी कोई पूछता था तो बोलता था ना जी, हमने नहीं मानना आपकी बात। तो ऐसे याद रख लो, नाजिज्म मतलब हिटलर की पार्टी। तो हिटलर को एक छोटा सा टाइटल दिया गया है, मैं बताऊंगा क्यों दिया गया है, ये आगे भी डिस्कस करेंगे। हिटलर को दिया गया है थ्रेटन टू वर्ल्ड पीस। इसका मतलब होता है
तबाह कर देना। मान लो कोई क्लास में शांति है, अगर कोई बच्चा बोल देता है तो वो क्या होता है, क्लास की शांति को तबाह कर देता है। हिटलर ने वर्ल्ड की शांति को तबाह किया। एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मनुष्यता, आदमी, ठीक है। अब उसको बोला जाता है क्राइम क्या, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसने ये टाइटल क्यों दिया गया था, क्योंकि उसने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार किए थे, इसीलिए इसके चलते हुए उसने क्या किया था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस, मतलब शांति को दबा किया था और बड़ी सारे लोगों को मारा था। ये टाइटल है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्या थी, ठीक है। अब बेसिकली जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है रीडर में, तो उसमें एक स्टोरी दी गई है बच्चे की, ठीक है। वो बच्चा कौन था, वो बच्चे का क्या नाम था, सारी बातें डिस्कस करेंगे। स्टोरी कब की है, ठीक है, उस स्टोरी में क्या था। अब ध्यान से सुनना इसको, विद ट्रिक्स आपको बढ़िया अच्छे से करवाऊंगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ हैमलुट, ठीक है, ये एक बच्चे का नाम है, बताऊंगा। ये अभी बता देता हूँ, ये हिटलर के बचपन का नाम है, मतलब ये हिटलर की बचपन की स्टोरी से शुरू होता है आपका चैप्टर, ठीक है। बात है 1945 की, 1945 की बात है, ठीक है। 11 ईयर ओल्ड बच्चे की स्टोरी है, फ्रॉम जर्मन का, ठीक है। अब उस समय जैसे अगर हमारे देश के अंदर लड़ाई हो तो हमारे धर्म कौन कौन से लड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, मान लो हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई होती है। हो सकता है मुसलमान हिंदू को मारे, हो सकता है हिंदू मुसलमान को मारे, तो ये तो फैक्ट है, ठीक है। उस समय समाज में कुछ ग्रुप्स थे, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना हिंदू और मुस्लिम, वैसे ही ग्रुप कौन से थे, नाजिज़म वाले और जुइस वाले, ठीक है। एक तो ये फैक्ट याद रखना है कि उस समय लड़ाई किसके बीच में थी, नाजिज़म एंड जुइस, एक तो ये फैक्ट रखना है, ठीक है। अब पता है क्या है, अब एक फैक्ट आपने याद रखना है, जो हेमलुट है उसके फादर, हिज फादर से, उसके फादर उसकी वाइफ, मतलब अपनी वाइफ को कहते हैं किल आल फैमिली। अब ये सारे जुइस हमें मार देंगे, क्या बोला है मैंने, उसके पापा ने उसकी मम्मा को ये बोला कि हमारे साथ वही होगा जो हमने उनके साथ किया है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फादर टू हिज वाइफ, क्या बोल रहे हैं, अलाइंस क्या है, ये आपको पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी आपने टेंशन नहीं लेना। उसके पापा ने ये बोला था कि अलाइंस विल डू अस व्हाट वी डिड टू जुइस, ठीक है। हमें क्या करना है, उसने अपने पापा, उसके पापा ने उसकी मम्मी को क्या बोला कि अलाइंस वाले हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जुइस के साथ किया था, ठीक है। अब जुइस क्या था, एक धर्म के ग्रुप का लोगों का नाम है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे जुइस, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या करते हो उसके पापा, किसके, हेमलुट के, जो हिटलर है, हिज फादर शूट हिमसेल्फ इन द ऑफिस। आपकी रीडर में ये जितना भी स्टोरी है, जितना भी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर मैंने निचोड़ उसका रखा है, स्पेशल नोट्स है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसके पापा ने ऑफिस में अपने आप को क्या कर दिया, मतलब गोली मार के अपने आप को मार दिया, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड रह गया, जुइस भी और क्रिप्स भी, ठीक है। क्रिप भी एक जाति थी और जुइस भी एक जाति थी, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, उसके पापा ने अपने आप को क्या मार दी, गोली मार दी, ठीक है। हेमलुट रिफ्यूज़ टू ईट 9 ईयर। अब एक फैक्ट है, पता नहीं सच बात है, पता नहीं क्या है, बस आपने याद रखना है इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह, कि हेमलुट ने जैसे ही उसको पता चला उसके पापा ने अपने आप को गोली मार ली है, तो उसने 9 साल तक अपने मदर के हाथ का कुछ नहीं खाया। उसको ये लगता था कि हो सकता है उसकी मदर उसको अपने आप को भी मार ले और खाने में कुछ जहर मिला के उसको भी मार दे, ठीक है। माइट हिज मदर पॉइजन हिम, मतलब उसको मार ना दे, ठीक है। ये तो थी। अभी हमने क्या किया है, एक तो बेस ऑफ द चैप्टर मतलब क्या पढ़ेंगे, और एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी है एक लड़के की, हेमलुट की, कि उसने पापा ने क्या बोला उसकी मम्मी को, ठीक है। तो बेसिकली ये थी इंट्रोडक्शन और द चैप्टर, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया कि क्या स्टोरी थी ये हेमलुट की, ठीक है।
उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, ऊपर वाली स्टोरी आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। अब वेमर रिपब्लिक क्या है आपके मन में जो मैंने बताया था डाउट क्या है, ठीक है, वो अभी क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो स्टोरी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार की। याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम है 1914 से लेके 1918 तक, मतलब 4 साल चली थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी। एक आपको फैक्ट बता देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार को फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं बोला गया था। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि सेकंड वर्ल्ड वार भी होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम था ग्लोबल वॉर, ठीक है, एंड ऑफ ऑल वॉर, तो ये नाम थे। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तब उसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वार रख दिया गया। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं अगले। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वार 1 की, ठीक है। इस चैप्टर में हम 2 वर्ल्ड वार के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, फर्स्ट, ठीक है, और ऊपर सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। अब वर्ल्ड वार का मतलब होता है बड़े सारे देशों के बीच में लड़ाई, ठीक है। अब वर्ल्ड वार में ना 2 ग्रुप बन गए थे, मेन होती बड़े देशों के अंदर लड़ाई थी, ठीक है, इतने नहीं हमने याद रखने। तो बेसिकली 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक था एलाइस। अब पता चला कि उसके पापा ने क्या बोला था, एलाइस हमारे साथ वैसा ही करेगी, ठीक है। वो कैसे करेगी आगे पता चलेगा। जो वर्ल्ड वार 1 में एक पार्टी बन गई थी एलाइस, दूसरा ग्रुप बन गया था सेंट्रल पावर, ठीक है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 ग्रुप्स में बट गई थी, ठीक है, एक एलाइस और एक सेंट्रल पावर। अब सबसे पहले एलाइस कौन सी कंट्री थी? डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, जहाँ पर लोगों का राज था वो एलाइस थी। और सेंट्रल पावर में किसका राज था? राजे महाराजाओं का, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब एलाइस में कौन कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। एलाइस में पावर कौन कौन सी थी? मेन होती बड़ी ज़्यादा थी, ठीक है, पर हमने क्या है इतनी ज़्यादा याद नहीं रखनी, मेन। और लास्ट वन इज यूएसए कब ज्वाइन किया था एलाइस को? 1917 को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको एलाइस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल पावर। अब सेंट्रल पावर में क्या था? जर्मनी था, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक थे, और उसके साथ में ओटोमन एम्पायर था और तुर्की देश था, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ ही याद रखना है कि विच कंट्री अंडर सेंट्रल पावर और विच कंट्री अंडर एलाइस पावर। इसको याद रखने का तरीका, कौन जीतता था इन दोनों में? तो अल्फ़ाबेटिकली अगर देखें तो ए सबसे पहले होता है तो वो जीतेगा, ठीक है। और सेंट्रल पावर हार गई थी, एलाइस जीत गई थी और सेंट्रल पावर हार गई थी, ठीक है। जब एलाइस जीती थी तब पता क्या होता था? पहले जब कई देशों में आपस में लड़ाई होती थी, एक हारेगा और एक जीतेगा। जो भी हारेगा उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते थे जीती हुई पार्टी के, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद रखना है। आगे देखते हैं आफ्टर डिफीट होने के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। अब बेसिकली हमने पढ़ लिया ना, एलाइस और किसके बीच? सेंट्रल पावर के बीच में युद्ध होता है। और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर डिफीट ऑफ जर्मनी। अब पता है क्या है? जर्मनी जहाँ पर भी होगा वो देश हारेगा, याद रखना, ये तो ट्रिक है, ठीक है। चाहे हम वर्ल्ड वार 1 की बात करें चाहे 2 की, जर्मनी जहाँ पर भी होएगा वो देश हारेगा, वो ग्रुप हारेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एब्डिकेशन ऑफ जर्मन किंग्स, ठीक है। एब्डिकेशन का मतलब होता है जर्मन के किंग्स को अपना कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई देश अगर हारा है, कोई ग्रुप हारा है, उसको क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, जर्मनी को कम किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? पार्लियामेंट्री पार्टीज़ जीतने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी वो एक वेमर एक जगह का नाम है, वहाँ पर मिलती है, ठीक है। और क्या बनाती है? फॉर्म्ड नेशनल एम बाय वेमर रिपब्लिक, ठीक है। तो वो क्या बनाती है? नेशन असम बाय वेमर रिपब्लिक। सीधी सी बात आपने ये याद रखनी है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी वेमर जगह पर मिली थी तो उन्होंने स्थापना की वेमर रिपब्लिक की। तो वेमर रिपब्लिक क्या है? एक ग्रुप है किसका? पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? स्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमने देखा है ना, ऊपर ध्यान से पढ़ो, ऊपर हमने देखा है यहाँ पर डेमोक्रेसी कंट्रीज थी और यहाँ पर राजे महाराजाओं का राज था। जब ये दोनों ये जीत गया था एलाइस, तो उस किंग की पावर को ख़त्म करने का सोचा उन्होंने, ठीक है। किंग्स को ख़त्म करने का सोचा कि हम भी
क्या करें, अपने देश की, अपने ग्रुप की तरह यहाँ पर भी डेमोक्रेसी लेके आए। तो डेमोक्रेसी लाने के लिए उन्होंने क्या किया, वेमर रिपब्लिक की स्थापना की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए। ठीक है, पार्लियामेंट बनी। पार्लियामेंट को वहाँ पर क्या बोला जाता था, रिक्सटैग। ठीक है, एक आपने याद रखना है, पार्लियामेंट का नाम है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तब क्या हुआ, एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सभी देशों का। राइट्स एंड यूनिवर्सल वोट्स, सभी को इक्वल राइट्स मिले, और यूनिवर्सल वोट्स मतलब चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सभी को वोट देने का हक था। ठीक है, हाउएवर क्या हुआ, वेमर रिपब्लिक हेटेड बाय द पीपल। कुछ लोगों ने वेमर रिपब्लिक को हेट किया। ये तो आता है अगला कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट पेपर में क्या आएगा, एक्सप्लेन द वर्ल्ड वार 1, कौन कौन सी कंट्री थी, क्या हुआ जब अलाइज पावर जीत गई और सेंट्रल पावर हार गई, तो उसके बाद क्या हुआ। तो ये सारा सीक्वेंस में आप लिखोगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि लोग वेमर रिपब्लिक को पसंद क्यों नहीं करते थे। कुछ लोग कौन से थे जो वेमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आगे बढ़ने से पहले आपको दो बातें बता दूं कि ये जो नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट मत करो। आप क्या करो, एक बार वीडियो देख लो, एग्ज़ाम से जाने से 10 या 15 मिनट में ये सारे के सारे नोट्स रिवाइज़ हो जाएंगे। हर चैप्टर के पर्टिकुलर नोट्स हैं। ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, मैंने एक आपकी सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपके सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लाइन टू लाइन समझाता हूँ, और जिसकी वीडियो आपको इस प्ले लिस्ट के नीचे दिख जाएगी जब मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि वाई द वेमर रिपब्लिक हेटेड बाय सम पीपल, वो कौन से पीपल थे, जर्मनी के लोग। ठीक है, क्यों थे, अब हिटलर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। तो देयर वर मैनी इनहेरिटेंट डिफेक्ट इन इट। तो जो वेमर रिपब्लिक बनी थी उसमें भी अंदरूनी कुछ कमियां थी। ठीक है, आपस में लोग मिलजुल के नहीं रहते थे वेमर रिपब्लिक की सरकार। ठीक है, पहली तो ये बात, जो वेमर रिपब्लिक थी उसने एक वर्साइल्स की ट्रीटी एग्रीमेंट पास किया था। वो क्या था मैं बताता हूँ, पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, वर्साइल्स एक जगह का नाम है। अब वेमर रिपब्लिक ने क्या किया, जैसे मैंने बताया था कि अलाइज पावर और सेंट्रल पावर के बीच में युद्ध हुआ, अलाइज और सेंट्रल पावर, जिसमें कौन सी जीत गई, अलाइज, और हार कौन सी गई, सेंट्रल। अब जीती हुई पार्टी कुछ एग्रीमेंट साइन करवाएगी कि आपने ये करना है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रीटी। उन्होंने जीतने के बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कराई थी। ठीक है, जर्मनी के खिलाफ। तब हिटलर क्या था, पावर में आना शुरू हो गया था। अब ध्यान से सुनना इस बात को, जो हिटलर था ना उसका संबंध जर्मनी से था। ठीक है, तब क्या हुआ, जब हिटलर ने क्या किया था, जर्मनी की पावर को बढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये तो आपको पता है, अगर कोई किसी देश का किंग होगा तो उसकी अपने देश की पावर को बढ़ाएगा। पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या हुआ, जर्मनी की पावर को छीन लिया गया। ठीक है, इसका क्या हुआ, हिटलर को बड़ा बुरा लगा और उसने क्या किया, अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब आगे आ गया, जर्मन पीपल नॉट हैप्पी विद वेमर रिपब्लिक। जर्मन के पीपल वेमर रिपब्लिक के इस डिसीजन से हैप्पी नहीं थे। अब बात करते हैं कि जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कराया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी नवंबर में, उसमें क्या था जो जर्मन के लोगों को पसंद नहीं आया था। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कुछ फैक्ट बताने लगा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्यों जर्मन के लोगों को पसंद नहीं आई थी। ठीक है, तो नवंबर में हुई थी। अब पहला फैक्ट है इसका, जर्मन लॉस्ट इज इट्स कॉलोनीज। अब पता है क्या था, मान लो जर्मनी इतना बड़ा है, तो क्या किया गया था, जर्मनी इतना बड़ा है, उसके कुछ पार्ट्स को छीन लिया गया था। ठीक है, उससे छीन लिया गया था ताकि उसकी पावर को कम किया जा सके। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप समझ आ गया, जर्मनी लॉस्ट इट्स कॉलोनीज। ठीक है, अब कॉलोनीज अगर जाएगी तो पॉपुलेशन भी साथ में जाएगी, तो 1/3 ऑफ इस पॉपुलेशन इज आल्सो डिक्रीज। ठीक है, अगर किसी देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, तो मतलब ये वाला एरिया रह गया जर्मनी के पास फॉर एग्जांपल,
तो पॉपुलेशन भी गई और उसके एरियाज़ भी गए, ठीक है। तीसरी बात, 13% ऑफ हिज टेरिटरीज, मतलब 13% उसकी जगह भी कम होगी जर्मनी की, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला है डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, मतलब जर्मनी की जो मिलिट्री थी उसको दोबारा से उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत दोबारा उसको लुक दी। मान लो ये जर्मनी है, जीतने से पहले उसमें इतनी मिलिट्री थी, आसपास सारी मिलिट्री थी, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या किया, इसको डिसेंट्रलाइज, मतलब उसको दोबारा किया गया, कम कर दिया गया उनके सैनिकों को, जिससे जर्मनी को बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ। अब जर्मनी में ना सबसे ज़्यादा आयरन पैदा किया जाता था 75%, और 26% कोयला यहाँ से पैदा किया जाता था, जर्मनी से मिलता था। अब ये जो एरिया था बहुत सारे देशों के बीच में बांट दिया गया, ये वाला एरिया किन किन देशों के बीच, फ्रांस को बांट दिया गया, पोलैंड को बांट दिया गया, लिथुआनिया को बांट दिया गया, डेनमार्क को बांट दिया गया, ताकि जर्मनी की पावर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसका गुस्सा हिटलर को आया था, इसीलिए हिटलर ने क्या किया था, अपनी पावर को बढ़ाया था, ताकि वो जर्मनी का बदला किससे ले सके, एलाइज से ले सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब एक आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमने पढ़ा है ना, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। लड़ाई किसके बीच में थी, एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच, ठीक है। अब यहाँ पर जर्मनी के साथ कितने सारे देश लड़ रहे हैं ये देखो, तो इन सभी को छोड़ के इस लड़ाई का कसूरवार किसको माना गया कि ये लड़ाई किसकी वजह से हुई थी, जर्मनी की वजह से। इसलिए जर्मनी के ऊपर बड़ा सारा टैक्स लगा दिया था, बड़ा ज़्यादा फाइन लगा दिया था, किसने, एलाइस ने, ठीक है। तो इसीलिए वेमर रिपब्लिक जर्मनी के लोगों को पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है अंडरवर्ल्ड गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है कसूरवार, वार गिल्ट किसको माना गया, जर्मनी को। इसलिए जर्मनी को फोर्सली पे करना पड़ा 6 बिलियन पाउंड, उसको 6 बिलियन पाउंड को क्या करना पड़ा, फ़ाइन लगा दिया गया कि हाँ जी जर्मनी आपकी वजह से लड़ाई हुई थी, आपकी वजह से इतना नुकसान हुआ, को आपको ये सारा पैसा एलाइस को देना होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि वार ऑफ गिल्ट किसके ऊपर लगाया गया था, दोष जर्मनी के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ वॉर, जो लड़ाई हुई थी उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था, ठीक है, किसके ऊपर, यूरोप के ऊपर। अब इसके दो इफ़ेक्ट देखने को मिले थे, बैड इफ़ेक्ट। एक तो फाइनेंशियली मतलब पैसे कमी हो गए थे वार के चक्कर में यूरोप में, और एक साइकोलॉजी। अब पता है क्या होता है, अगर घर में लड़ाई होती रहेगी तो दिमाग ख़राब हो जाएगा घर वालों का, ठीक है। तो वैसे ही एक तो पैसे की कमी होएगी वार से, और दूसरा साइकोलॉजी, मतलब लोगों के परेशानी हो जाएगी, हाँ जी लड़ाई चल रही है, मार कुटाई हो रही है, लोगों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो यूरोप क्या बन गया था, ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया था, पहले क्रेडिटर था मतलब उधार देता था, टू बी कॉन्टिनेंट ऑफ डेबिटर बन गया था, मतलब उसके ऊपर। अब देखा ना हमने कि जर्मनी के ऊपर इतना बिलियन 6 बिलियन उसको फाइन लगा दिया, तो कहाँ जर्मनी इतना बढ़िया था, उसके ऊपर बेचारा पहले क्रेडिट देता था, उधार देता था, वो बन गया डेबिटर, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप अच्छी तरह आपको समझ आ गई। जो वेमर रिपब्लिक था, अगला फैक्ट था जो वेमर रिपब्लिक है, हमने पढ़ा ना वेमर रिपब्लिक क्या था, जो सरकार बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एलाइस और सेंट्रल पावर के बाद, ठीक है। जो वेमर रिपब्लिक थे उसके अंदर जो नेता थे उसको क्या बोला जाता है, सपोर्टर्स। जो वेमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे उनको क्या बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स। अब नवंबर क्रिमिनल्स मतलब नवंबर को उन जर्मनी के लोगों के साथ बड़े ज़्यादा क्रिमिनल किए थे उन्होंने व्यवहार, इसीलिए नवंबर क्रिमिनल बोला जाता था। क्यों, क्योंकि जो वेमर रिपब्लिक की ट्रीटी है, जो वेमर रिपब्लिक है वो हुई थी नवंबर को, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इसीलिए जर्मनी के लोगों ने उन्होंने क्या रख दिया, वेमर रिपब्लिक, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी ना, वहाँ पर कुछ फैक्ट आपने याद रखने हैं, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ना एक लाइफ ग्लोरीफाई हुई थी, ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाई। अब ट्रेंच लाइफ क्या होती है, ध्यान से समझना। मान लो लड़ाई हो रही है, ये सिंपल एक मैं यहाँ पर साफ करके आपको दिखाता हूँ, वेट। मान लो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो जगह के ऊपर, ए जगह और बी जगह। यहाँ पर भी सैनिक लड़ रहा है, यहाँ पर भी सैनिक लड़ रहा है, ये इसको गोलियाँ मारेगा, ये इसको गोलियाँ मारेगा, मतलब दोनों की डेथ हो जाएगी, दोनों मर जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रेंच की।
ट्रेंच में क्या होएगा, ये जगह है, यहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है, यहाँ पर सैनिक लड़ेगा, और यहाँ पर गड्ढा खोद दिया, यहाँ पर भी सैनिक लड़ेगा। अब क्या होएगा, गोलियाँ इनके ऊपर से चली जाएंगी, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ट्रेंच। ट्रेंच मतलब खड्डा बना के ऐसे लड़ते थे। तो ट्रेंच लाइफ कहाँ पर सबसे पहले बनी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। बट ट्रुथ इज़ डिफरेंट। जो ट्रेंच का ट्रुथ बड़ा डिफ़िकल्ट था। जो सैनिक था उसको साल साल भर छुट्टी नहीं दी जाती थी। ट्रेंच में रहते रहते कईयों को मलेरिया हो गया, बीमारियां हो गई, कई सैनिक मर गए, ठीक है, पानी की कमी थी, बहुत सारी बीमारी फैल गई। तो वो पूरा का पूरा दिन ट्रेंच में ही रहते थे, क्योंकि 4 साल 1900 मतलब 14 से लेके 18 तक 4 साल लड़ाई चली। तो 4 साल बेचारों को, सैनिकों को क्या छुट्टी नहीं मिली थी, ठीक है। अब क्या थे, उसके चक्कर में मैन क्या एग्रेसिव होने शुरू हो गए, स्ट्रॉन्ग। एग्रेसिव मतलब छोटी सी बात से सैनिक एक दूसरे के ऊपर हमला करने को तैयार हो गए थे। तो ये इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट देखने को मिले था किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अग्रेसिव प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मतलब उनका जो एम था, चाहे वो अलाइस का था, चाहे वो सेंट्रल पावर था, उनका दोनों का एम क्या था, सैनिकों को मारना। मतलब प्रोपेगेंडा एग्रेसिव मतलब बड़ा ज़्यादा गुस्से वाला, ठीक है। आई होप ये वाला फैक्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट। यहाँ तक आई होप आपको ट्रेंच लाइफ का अच्छी तरह समझ आ गया। उस समय हमने पढ़ा ना कि आपको एक तो वेमर रिपब्लिक थी। अब एक वेमर रिपब्लिक मतलब एक बीजेपी थी, और ऐसे तो नहीं है कि एक ही पार्टी होगी उस समय समाज में। एक और भी पार्टी थी जिसको बोला जाता था आम आदमी पार्टी। ये तो था याद रखने का तरीका। आम आदमी पार्टी नहीं थी, ना तो बीजेपी पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी, मतलब वहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी पढ़ेंगे, मतलब राजनीति के अंदर जो लड़ाइयाँ थी। अब उस समय समाज में क्या थी, 2 ग्रुप्स में बटा हुआ था, मतलब एक बीजेपी, एक आम आदमी पार्टी। बीजेपी मतलब वेमर रिपब्लिक, याद रखने का तरीका, और दूसरी थी स्पार्टसा लीग, ठीक है, ये न्यू बनी थी। अब वेमर रिपब्लिक का लीडर अलग था, वेमर रिपब्लिक की सोच अलग थी, वैसे ही स्पार्टसा लीग की सोच अलग थी। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रही, और जिसका फ़ायदा किसने उठाया, हिटलर ने, ठीक है, सिंपल सी बात। तो हिटलर की पावर कैसे बनी, जब 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होगी, अगर 2 ग्रुप्स में लड़ाई होगी तो तीसरा बंदा उसका फ़ायदा उठाएगा। अब बात करते हैं वेमर रिपब्लिक की। वेमर रिपब्लिक अपोज दिस। अब वेमर रिपब्लिक किसके अपोज थी, किसके खिलाफ थी, स्पार्टसा लीग थी, ठीक है। अब क्रस्ड एंड अपराइजिंग विद फ्री क्रॉप्स, ठीक है। अब पता है क्या किया, चाहे वो वेमर रिपब्लिक की बात हो, चाहे वो स्पार्टसा लीग की बात हो, दोनों ने अपने आप को एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को कम करने के लिए बड़े सारी चालें चली, जिसका फ़ायदा किसको हुआ, क्या, हिटलर को, ठीक है। वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो क्या चाहती थी, जो वेमर रिपब्लिक थी वो डेमोक्रेसी के हक में थी, ठीक है। वो बोलती थी रिपब्लिक मतलब जो भी हेड होगा स्टेट का वो इलेक्शन से आए, ठीक है। स्पार्टसा लीग की अगर बात करें, ये ग्रुप था बोल्शेविक रेवोल्यूशनरी इन रशिया। एक ग्रुप था जिससे अलग होकर बनी थी, कौन सा था, बोल्शेविक रेवोल्यूशनरी इन रशिया। याद होगा हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था हिस्ट्री का, उसमें एक बोल्शेविक पार्टी थी, एक मेंशेविक पार्टी थी, ठीक है। सॉरी, सेकंड चैप्टर था, ठीक है। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कौन से चैप्टर में किया था, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में कौन सा, बोल्शेविक और मेंशेविक, ठीक है। उसके बाद इनकी डिमांड क्या थी, सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, ठीक है। सॉवरेनिटी मतलब यहाँ पर हर बंदा बोल सकता है, इक्वल राइट्स हो, ठीक है। अब लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी इन द जर्मनी, ठीक है। अब पता है क्या था, उन्होंने, जैसे हम बात करते हैं ना कि बीजेपी आ गई, उसके बाद वो छोटी छोटी पार्टीज आएंगी, तो स्पार्टसा लीग के बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी भी स्थापना हुई। मतलब ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे ओवरऑल जी, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। वेमर रिपब्लिक की लड़ाई में और स्पार्टसा लीग की लड़ाई में, इन दोनों की लड़ाई में एडवांटेज किसको मिली, हिटलर को। तब उसकी पावर का क्या हुआ, उत्थान हुआ, मतलब उसकी पावर बढ़नी शुरू होगी। मतलब ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था उसका फ़ायदा हिटलर को मिला। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ हिटलर, अबाउट हिटलर, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला था ना कि ऊपर, या मैं ऊपर कर देता हूँ वेट, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करना है, एक तो वेमर रिपब्लिक के बारे में, हाँ जी पढ़ लिया, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या थे ये भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था, मतलब उस समय जो लड़ाई हुई थी या किसी भी देश को नुकसान हुआ था, उसमें क्या नुकसान हुआ था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया।
उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है विवाद, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी की, ले लो। जर्मनी के ऊपर अलायंस ने कितना लगाया था, 6 बिलियन आपने पाउंड एज ए क्या देना है उसको, अलायंस को आपने देना है एज ए, उसको लोन देना है, लोन बोल लो या उसको, एक मिनट वेट, 6 बिलियन फाइन जो देना था जर्मनी को, ठीक है। उसको अगर आप मान लो किसी भी देश के ऊपर हम इतना ज़्यादा फाइन लगा देंगे तो उसके अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब बात करते हैं एक फैक्ट की, इन 1923 को क्या किया, जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे, जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई अब हमारे हाथ खड़े, हमसे इतना फ़ाइन नहीं दिया जाता, ठीक है। तब एक बात हुई तो फ्रांस देश ने उसका एक रीजन ऑक्यूपाई कर दिया। ऑक्यूपाई मतलब रीजन मतलब एक जगह उसके अपने कब्जे में ले ली। मान लो जर्मनी ने ना कि हम नहीं दे सकते आपके पैसे, तो जैसे हम बैंक वालों के अगर लोन ना उतारे तो बैंक वाले क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना अधिकार कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही फ्रांस देश ने ऑक्यूपाई कर लिया। उनका कौन सा रीज़न, ये एग्ज़ाम में आता है रह रीज़न, RUHR, ठीक है, रफ रीज़न, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर ना कोयला सबसे ज़्यादा बनता था और इंडस्ट्रीज़ एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया। अब मान लो किसी भी जगह का इंडस्ट्रियल एरिया हम अपने कब्जे में कर लेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था और गिर जाएगी, ठीक है। जब जर्मनी ने एक गलती कर दी थी, जर्मनी ने क्या किया, उनको जैसे ही पता चला कि उनके एरिया को फ्रांस ने क्या कर दिया, कब्जे में कर लिया, तो जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी। तो जर्मनी ने अपनी पेपर करेंसी को घर पे छापना शुरू कर दिया, ठीक है। अब पता है क्या है, अब मान लो इंडिया में कोई पर्सन, सभी लोग अपने घर के अंदर ही 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ या 100 रुपया या 1000 रुपीज़ छापना शुरू कर देंगे, तो क्या आएगा, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। अब मान लो एक दुकान पे गए वो ब्रेड लेने, ठीक है, वो दुकानदार ने रेट लिखा हुआ ब्रेड के ऊपर 10 रुपीज़, ठीक है। अब ब्रेड है ओनली 2 पीसेस। अब सभी लोगों को ब्रेड चाहिए, ठीक है, एक ही दुकान है, सभी के पास 20 रुपीज़ हैं, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने घर पे ही छापने हैं और सभी बोलेंगे हम 20 रुपीज़ देते हैं, तो दुकानदार क्या करेगा, उसका रेट क्या कर देगा, डबल कर देगा, ठीक है। अगर डबल भी दे सकते हैं तो ट्रिपल कर देगा, 4 गुना कर देगा, जिससे प्राइजेस चीज़ों के बढ़ने शुरू हो गए। आपके फैक्ट लिखा हुआ है, एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी उनको कार में पैसे लेके जाने पड़ते थे, इतना बुरा हाल हो गया था जर्मनी का। फिर जर्मनी की क्या सिचुएशन हुई, इसके बाद वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्केट फेल, मतलब जर्मनी की जो मार्केट थी वो गिरनी शुरू होगी, चीज़ों के प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। मैंने ऊपर एग्जांपल बता दिया। इस सारी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हाइपरफ्लेशन, ठीक है। हाइपरफ्लेशन क्या बोलते हैं, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो, चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पैसे लेके जाने पड़े, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरफ्लेशन सिचुएशन। इसकी जर्मनी की एक देश ने हेल्प करनी शुरू कर दी, तो वो कौन सा था, यूएसए का एक पर्सन है जिसका नाम है DAWES। उसके प्लान को बोला जाता है DAWES प्लान, ठीक है। अब DAWES प्लान के तहत क्या हुआ था कि जर्मनी की हेल्प की थी यूएसए ने, ताकि जर्मनी क्या हो, स्टेबल हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अगर कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा, लोगों की क्या हो गई, जेबें खाली होगी और भी बुरा हाल हो गया, ठीक है। अगर वहाँ पर और कोई बीमारी आ जाती तो लोग क्या हो जाते, और बेहाल हो जाते। वैसे ही ईयर ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, याद रखना है कि स्टेबिलिटी ड्यूरिंग, स्टेबल मतलब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। अब ईयर ऑफ डिप्रेशन, एक ऐसा ईयर आया था, एक ऐसा साल आया था जब लोगों के डिप्रेशन हो गए थे, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जर्मनी की हेल्प किसने की थी, यूएसए ने किस बंद ने की थी, DAWES प्लान, ठीक है। अब जर्मनी की सिचुएशन बढ़िया तो रही 1924 से लेके 1928 तक, ठीक है। जर्मनी रिकवरी शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए। अब यूएसए से लोन लेता था और अपना जो था क्या था, वो जो उसके ऊपर लगाया था अलायंस ने फ़ाइन, उसको पे करता था, ठीक है। बट यूएसए में एक ट्रेजेडी हुई, यूएसए की ना, जैसे हमारी होती ना सेंसस होते हैं, ठीक है, हमारा जैसे शेयर मार्केट होती है इंडिया की,
वो अगर शेयर मार्केट गिर जाए तो बड़ी चीज़ों मतलब सिचुएशन बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यूएसए की शेयर मार्केट को क्या बोला जाता है? वॉल स्ट्रीट, ठीक है। तो यूएसए की शेयर मार्केट गिर गई, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड 1929। 1929 में यूएसए की मेन जो जहाँ से यूएसए पैसे कमाता था, सीधी सी बात है, वॉल स्ट्रीट वो गिर गई थी। पीपल सोल्ड देयर शेयर फेयरिंग द फॉलिंग, लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, ठीक है। 24 अक्टूबर क्या हुआ? 13 मिलियन पीपल ने अपने शेयर्स को बेच दिया। मतलब लोग इतने डर गए, मान लो उन्होंने खरीदे हुए थे 10 शेयर, ठीक है, उन्होंने बेच दिए अपने जल्दी जल्दी ताकि वो 10 शेयर की जो वैल्यू है उनको मिल सके, ठीक है। तो क्या हुआ? नेशनल इनकम ऑफ यूएसए कितनी गिर गई? हाफ। जो मान लो यूएसए के पूरे यूएसए के पास 50 रुपीज़ थे, वॉल स्ट्रीट गिरने के बाद क्या हुआ? वो 25 रुपीज़ रह गए यूएसए के पास। मतलब अगर किसी देश के पास पैसा ही ना हो तो वो किसी की हेल्प कैसे करेगा, ठीक है। हमने पढ़ा ना, यूएसए ने हेल्प की थी जर्मनी की। अब यूएसए के पास खुद के पास पैसे नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वॉल स्ट्रीट गिर गई। तो यूएसए की और बुरी हालत हो जाएगी और जर्मनी की तो बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इफ़ेक्ट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, जो इसके इफ़ेक्ट थे वो पूरे संसार में देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। वेमर रिपब्लिक क्या थी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या थे जिससे हिटलर को फ़ायदा हुआ, ठीक है। जर्मनी की हेल्प कौन से देश ने की, जर्मनी की हेल्प करते करते कौन सा देश बर्बाद हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एज ए क्वेश्चन भी आ सकती हैं। अगला कॉन्सेप्ट करते हैं हम, वेट। अगला कॉन्सेप्ट ये आता होता है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जर्मनी ऑफ यूएसए वॉल स्ट्रीट वाज, क्या हो गई थी? ब्रेकन डाउन। जब जर्मनी मतलब यूएसए की जब वॉल स्ट्रीट गिर गई थी तो जर्मनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बुरा प्रभाव पड़ा। इंडस्ट्री प्रोडक्शन 40% तक कम हो गई 1932 में। मतलब एक इंडस्ट्री अगर 100 रुपये की चीज़ें बनाती थी वो 40 पे आ गई, ठीक है। जैसे कोरोना में हुआ, वर्कर्स की जॉब चली गई। रिड्यूस वेजेज, कईयों की अगर जॉब है तो उनकी तनख्वाह कम हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या कितनी बन गई जर्मनी में? 6 मिलियन, ठीक है। तो बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज। अब मान लो किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, तो क्रिमिनल्स क्या होंगे? ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे, मतलब ज़्यादा दोष मतलब गुनाह होंगे वहाँ पर, ठीक है। उनकी करेंसी की वैल्यू बड़ी ज़्यादा गिर गई थी, ठीक है। फीलिंग ऑफ, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर एक वर्ड आएगा, मैं आपको बताऊँगा, वेट। तो एक सिचुएशन आ गई थी, प्रोलिटरेशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? रिच बिकम पुअर। जब रिच मतलब पुअर हो जाए तो इस सिचुएशन को बोलते हैं। तो जर्मनी में अमीर से अमीर व्यक्ति क्या हो गया? गरीब होना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। वेमर रिपब्लिक नो सोल्यूशन फॉर डैट। अब वेमर रिपब्लिक के पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं रहा, ठीक है। वेमर रिपब्लिक हमने पढ़ा ना, राज कर रही थी जर्मनी के ऊपर, उसने ही तो सारा पंगा डाला है, ठीक है। अब उसके पास इस सिचुएशन का कोई भी सिचुएशन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी है। नो पार्टी कैन अचीव मेजोरिटी, यहाँ पर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं रही जो लोग जिसको पसंद करते थे। ऑलवेज रूल बाय कोलिशन। अब जो भी पार्टी बनती थी यहाँ पर वेमर रिपब्लिक, मतलब अब हाथ खड़े हो गए वेमर रिपब्लिक के। जो भी पार्टी बनी, अब किसी को कोई पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। मान लो ए भी इलेक्शन में है, बी भी, ठीक है। ए मान लो जीतने के लिए चाहिए 4 वोट्स, ए के पास भी 2 रह गए, बी के पास भी। अब दोनों क्या करेंगे? मिलके सरकार बनाएंगे, तो कोलिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। आर्टिकल 48, प्रेसिडेंट द पावर, ठीक है, प्रेजेंट द पावर इम्पोज एमरजेंसी ब्रोक डाउन गवर्नमेंट। उनका आर्टिकल चल रहा था, आर्टिकल 48 के तहत जर्मनी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और जो वेमर रिपब्लिक थी उसको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। वेमर रिपब्लिक क्या थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या थी, हिटलर की शक्ति कैसे बढ़ी, ठीक है, और स्पार्टस लीग क्या थी, और कैसे वेमर रिपब्लिक फेल हो गई। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ? अगेन साइन ऑफ कमिंग डिक्टेटरशिप। अगेन डिक्टेटरशिप की आने की संभावना, मतलब राजे महाराजाओं की राज करने की संभावना बढ़ गई। लास्ट में क्या हुआ? पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटेड पार्लियामेंट। लोगों की विश्वास ही उठ गया कि डेमोक्रेसी में, कि अब कोई और ही आएगा उनको संभाल सकता है। इतनी बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं हिटलर राइज टू पावर। हिटलर की पावर कैसे बढ़ी, ठीक है।
क्यों पढ़ी? अबाउट हिटलर, ठीक है। बॉर्न इन 1889 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है। एनरोल हिमसेल्फ इन ए आर्मिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो एक आर्मी ऑफिसर ही था, ठीक है। अर्न मेडल फ्रॉम ब्रेवरी, वो बड़ा ज़्यादा ब्रेव था इसलिए उसने बहुत सारे मेडल जीते, ठीक है। डिसअपॉइंटेड विद डिफेक्ट ऑफ मतलब जर्मनी की हार से बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, वो इफेक्ट हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने क्या किया, टाइम टू टाइम कुछ पार्टीज़ को ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। कब बनी थी? 1919, जब हमारे जलियांवाला बाग मैस्क्यू हुआ था, तब ऐसे याद रख लो। तो उसने बहुत सारी पार्टीज़ को ज्वाइन किया, और भी जैसे इसको रीनेम किया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। अब वो पावरफुल स्पीकर था हिटलर क्या था, लोगों को बड़ा अच्छा अपने मगर लगा लेता था, ठीक है। बढ़िया वो लेक्चर देता था, बढ़िया उसके बोल थे। उसका एम क्या था? रिवेंज लेना जर्मनी से, ठीक है। जर्मनी से रिवेंज लेना, ठीक है। उसने क्या किया था, बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, और उसका विज़न क्या था कि हम जर्मनी को बचा के रहेंगे दोबारा से, ठीक है। क्योंकि उसको जर्मनी के ऊपर जो अत्याचार हुए थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। अब लास्ट में कॉन्सेप्ट आता है हिटलर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हिटलर जो था, हिटलर किसको नफ़रत करता था समाज में? जूइस और अदर्स। क्रिप्स जो मैंने बताया था ऊपर, हमने पढ़ा ना, हिटलर के पापा ने क्या बोला था कि हमने जो जूइस के साथ किया है अब हमारे साथ अलाइंस वैसे ही करेगी। मतलब जो हिटलर ने जूइस लोगों को मारा था, हिटलर के अंतिम समय में, या हिटलर के जो फादर थे वो समझ गए थे हमने जो बीजा है वो हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ पर हिटलर ने क्या किया हुआ था, जब पावर के आने के बाद जूइस को हेट करता था, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने ना बड़े सारे कैंप लगाए हुए थे। कॉन्सेंट्रेशन एक कैंप है। कैंप क्या होता है? जैसे कोविड का कैंप होता है जहाँ पर कोविड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हिटलर ने एक कैंप बनाया हुआ था जहाँ पर लोगों को मारा जाता था। उसको क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन से मारा जाता था। किल पीपल विद इलेक्ट्रीफाइड वायर्स, मतलब लोगों को करंट दे के या बड़े टॉर्चर करके मारा जाता था। किनको? जूइस और क्रिप्स एक जाती है, ठीक है। उनके स्कूल में क्या था, हिटलर के स्कूल में ओनली टॉट टू हेट जूइस। हिटलर के जितने भी स्कूल थे वो नाजिज़म सोच के आधारित थे, ठीक है, जो हमने पढ़ी हिटलर की सोच है। तो हिटलर के जो स्कूल में जूइस लोगों के खिलाफ भड़काया जाता था। आर्यन गर्ल्स नॉट अलाउड टू मैरिड विद जूइस। जो आर्यन गर्ल थी, जो हिटलर की नाजिज़म सोसाइटी की आर्यन गर्ल्स बोला जाता है, उनको बिल्कुल अलो नहीं किया जाता था कि वो जूइस के साथ मैरिज करें। अगर हिटलर ऐसा करने देता, मतलब अगर वो मैरिज करती थी तो उसको मरवा दिया जाता था बाय हिटलर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। और लास्ट में हिटलर जो था वो एक अच्छा स्पीकर था। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? वर्ल्ड वार 1, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ वर्ल्ड वार 2 का इतना सीन नहीं है। वर्ल्ड वार 2 में कौन कौन से देश थे वो आप याद कर लो। ऊपर मैंने इसलिए पहले नहीं कराया क्योंकि सीक्वेंस वहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थी, हाँ जी, जो वर्ल्ड वार 2 थी, अभी बता देता हूँ। जो वर्ल्ड वार 2 थी, सेकेंड वर्ल्ड वार, वो कब से कब तक चली थी? 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक अलायंस सेम है। और दूसरी ग्रुप कौन सा था? एक्सिस ग्रुप। मैंने बोला था आपको एक ट्रिक याद रखने को, जहाँ पर जर्मनी होगी वो वाला ग्रुप हारेगा, ठीक है। अलायंस में कौन कौन से देश थे? रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, ठीक है। और एक्सिस में कौन से थे? जर्मनी, जापान, इटली, और मतलब एक इटली 2 बार लिखा गया, ठीक है। तो ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार का बेस कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जिसके चलते हुए हिटलर की पावर की स्थापना हुई, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या किया गया था? हिटलर ने, अब हिटलर था मतलब जर्मनी की तरफ से कौन था? हिटलर था। इसलिए हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार के चक्कर में बड़े सारे आम लोगों को मारा था। इसीलिए हिटलर को ये टाइटल जो मैंने ऊपर बोला है क्या दिया गया है? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि देयर आर सो मैनी कॉन्सेंट्रेशन कैंप जहाँ पर लोगों को मारा जाता है, ठीक है, मारा जाता था। आई होप ये फुल चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं किसी और चैप्टर में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।